नमस्कार दोस्तों, राज एजुकेशन में आपका स्वागत है। और अपन बात कर रहे थे संवैधानिक विकास का, और संवैधानिक विकास का चौथा भाग मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अपन बात कर रहे थे 1900 यानी गोलमेज सम्मेलनों में 1930, 1931 और 1932। इसमें मात्र इसी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है, इन दोनों में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि इस समय महात्मा गांधी जेल में थे और इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। अब बात करते हैं कि इन तीनों में किसने भाग लिया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। अब जब गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गए तो अंग्रेजी सरकार ने एक श्वेत पत्र तैयार किया, श्वेत पत्र, और लॉर्ड लिथिंगो के द्वारा ये श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया और इन्हीं के द्वारा यानी इसी के आधार पर 1935 का अधिनियम बनाया गया। तो आज अपना जो अगला टॉपिक रहेगा 1935 का अधिनियम रहेगा। ठीक है, 1935 का अधिनियम। उन्नीस सौ 35 का भारत शासन अधिनियम। इसमें 321 अनुच्छेद थे। ठीक है, और 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की एक विशेषता है कि इसकी प्रस्तावना नहीं थी। इस अधिनियम की क्या नहीं थी? प्रस्तावना नहीं थी। तो इसकी प्रस्तावना कहां से ली गई? क्वेश्चन आता है कि 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना कहां से ली गई। तो 1935 के अधिनियम के लिए प्रस्तावना कहां से ली गई थी? 1919 के अधिनियम से प्रस्तावना लेकर 1935 के अधिनियम में शामिल की गई थी। ठीक है, अब देखो, हमने पढ़ा कि 1919 के अधिनियम में आरक्षण का क्या किया गया था? विस्तार। सबसे पहले तो 1909 में मुस्लिमों को दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें मुस्लिम के साथ साथ भारतीय ईसाइयों को, इसके अलावा सिखों को, इसके अलावा आंग्ल भारतीय, इन लोगों का आरक्षण दिया गया। तो 1935 के अधिनियम में दलित वर्ग को भी शामिल कर लिया गया। दलित वर्ग को शामिल कर लिया गया। ठीक है, 1935 का अधिनियम, इसके यानी ये भारतीय संविधान का मूल आधार है।
क्योंकि लगभग 60% भाग किसमें से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। 1935 के अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता, केंद्रीय संघ का निर्माण किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, ठीक है। यानी 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय संघ का निर्माण किया जाएगा, यानी ब्रिटिश प्रांतों को और देशी रजवाड़ों को मिलाकर एक केंद्रीय संघ की स्थापना की जाएगी। परदेशी रजवाड़ों ने मना कर दिया और इस वजह से ये संभव नहीं हो सका, ठीक है। यानी देशी रजवाड़ों ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का विलय नहीं करेंगे, इसलिए ये विशेषता यानी ये जो योजना थी वह असफल रही। दूसरा, केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान, ठीक है, केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। तीसरा, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके अलावा संघीय न्यायालय की स्थापना यानी पूरे देश के लिए एक न्यायालय होगा, उसकी अंतिम सुनवाई कहां पे होगी, लॉर्ड सभा में, जो इंग्लैंड की एक न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है 2015 तक। उसके बाद में वहां पे अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय मीन्स उसका निर्णय अंतिम होगा, उसके निर्णय के खिलाफ कहीं पे भी आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद (1919) के अधिनियम में 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। प्रांतों के शासन को समाप्त कर दिया गया और इस प्रक्रिया को केंद्र में लागू कर दिया। केंद्र में द्विवेद शासन की स्थापना, द्विवेद शासन की स्थापना यानी दोहरे शासन की स्थापना की गई। यानी 1919 में प्रांतों में द्विवेद शासन था और 1935 में केंद्र में द्विवेद शासन की स्थापना कर दी गई। और इसी के साथ साथ इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया और इस अधिनियम में उत्तरदायी शासन की भी यानी कोई चर्चा नहीं की गई। यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है। उत्तरदायी शासन की स्थापना का भी प्रावधान नहीं किया गया। केंद्र में द्विवेद शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया और गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। उसके बाद इस
अधिनियम की काफी आलोचनाएं हुई और जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट कि ये अधिनियम पूर्णतः बेकार है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे सड़ा गला बताया, ठीक है। और इसके बाद यह अधिनियम 1937 में लागू कर दिया गया। 1937 में लागू कर दिया गया। आगे संविधान का हम खुद ही प्रयास कर रहे थे, ठीक है। अंग्रेजों ने कभी नहीं कहा था कि भारत के लिए कोई संविधान सभा होगी या नहीं होगी या कुछ भी, उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। पर भारत की तरफ से 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों का खुद का बनाया हुआ संविधान होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, ठीक है। नेहरू जी ने प्रयास किया 1928 में, जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। अब नेक्स्ट, अंग्रेजों ने पहली बार अगस्त प्रस्ताव 1940 में ये पहली बार कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा, ठीक है। इसके अलावा 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में भी ये कहा गया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, पर वो युद्ध के बाद। तो इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव के लिए 1942 में जब क्रिप्स प्रस्ताव आया तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि शैतान का दूत, यानी मेरा दोस्त शैतान का दूत बनकर आया है। ये किसके लिए कहा गया था? क्रिप्स के लिए कहा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आता है, ठीक है। और इसमें संविधान निर्माण के बारे में कहा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, संविधान सभा का गठन कब और किस प्रकार किया जाना चाहिए था। देखो, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय चर्चिल यानी प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के थे और लेबर पार्टी के थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली। एटली ने कहा कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम भारत को आजादी देंगे, ठीक है। क्लीमेंट एटली ने कहा था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो भारत को हम आजादी प्रदान करेंगे। 1945 में जब चुनाव हुए तो चुनाव के बाद क्लीमेंट एटली ने भारतीय संविधान निर्माण के लिए अपने मंत्रिमंडल में से 3 लोगों का मिशन भारत भेजा। तो ये मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे ये कैबिनेट मंत्री थे। क्या थे? कैबिनेट मंत्री। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के जो प्रमुख सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और
स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 इसके सदस्य थे और ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे। ये तीनों क्या थे? कैबिनेट मंत्री थे। तो इनके तीनों का जो समूह आया उसे ही कहा जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया, मार्च 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? मार्च 1946 कैबिनेट मिशन आता है और ये अपना प्रस्ताव रखता है कि भारत में जो संविधान सभा का गठन होगा वह प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा। पर उस समय भारत की जनता पढ़ी लिखी नहीं थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं था, इसलिए भारत में जुलाई में संविधान सभा के चुनाव करवाए गए और चुनावों को अप्रत्यक्ष रूप से करवाया गया। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब यानी 10 लाख पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया। 10 लाख पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया और हमारे चुनाव संपन्न हुए और इस प्रकार हमारी संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ। अब यानी गठन हो गया 9 दिसंबर 1946 को। एक मिनट, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ, यानी प्रथम बैठक। और इसके सदस्य प्रांतों से या ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य लिए गए? 292। ठीक है। देसी जो रजवाड़े थे, वहां से कितने सदस्य लिए गए? 93 सदस्य लिए गए। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वहां से कितने सदस्य लिए गए? 4। तो इस प्रकार 2 और 3 5 और 4 9 और 18 और 3, यानी हमारी संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389, जिनमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रजवाड़ों से 93 और केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य हमारी संविधान सभा में शामिल किए गए। और इनका संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ वह कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट हमारी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और अगला जो पार्ट 5 आएगा वह संवैधानिक विकास या संविधान सभा की जो भी चरण है उनके लिए आएगा। नमस्कार।